हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 3। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ लें जो हमको थोड़ा सा परेशान कर रहे हो, ताकि हम उसे मार्क करके रख लें और हर बार जब रिवीजन करें तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकल ही आते हैं यार इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन से। चलिए देखो, कई बच्चों का डाउट होता है, वो मुझसे पूछते हैं कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप भी तो छाट सकते हो कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन कभी क्या होता है ना, एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है, इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे वो क्वेश्चन हिलता नहीं। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो और बहुत बेसिक से क्वेश्चन को आप इतना दिमाग लगा के कोशिश करते हो करने की, वो ऐसे भी छूट जाता है, खराब हो जाता है ना। तो हम यहाँ पर घमंडी नहीं बन रहे हैं, हम बेसिक लेवल का क्वेश्चन भी करेंगे, हम अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, अरे यार ये क्वेश्चन हटा हटाओ, ये क्वेश्चन अरे हटाओ, ये अच्छा क्वेश्चन आओ तुमको करेंगे, ऐसा नहीं। अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको मार्क करके रख लेंगे, ताकि जब रिवाइज करें तो भाई अच्छे से रिवीजन हमारा हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन को। क्वेश्चन नंबर, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि यहाँ पर नीट का जो कोर्स मॉड्यूल आपके लिए तैयार किया गया है वो इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपका जो बेस है नीट की प्रिपरेशन के लिए वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है ना, आपको पता ही है, हर लेक्चर में इसके बारे में आपसे बात करता ही हूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 51st क्वेश्चन को। बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, इट इज टेकन इन t सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t/3 सेकंड। ये क्वेश्चन देखिए हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, यानी कि प्रैक्टिस मतलब हम अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, है ना। आपकी बॉल यहाँ से h हाइट पर h हाइट नीचे आ रही है, कितना टाइम ले रही है? t टाइम ले रही है। कितना टाइम ले रही है? t टाइम ले रही है। तो वो बोल रहा है कि t/3 सेकंड्स में, t/3 सेकंड्स में वो ग्राउंड से कितना ऊपर होगी। ये h डैश हाइट आपको निकालनी है, निकाल लीजिए। t/3 सेकंड्स में कहाँ होगी ये निकाल लीजिए और टोटल h में से माइनस कर दीजिएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द xt ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स a एंड b मूविंग विद जीरो रिलेटिव स्पीड। अच्छा, जीरो रिलेटिव स्पीड। अब आप यहां पर देखिए कि जो b वाला बॉडी है उसकी अगर आप ds/dt निकालोगे, देखो अगर आप इसका स्लोप निकालो ds/dt तो वो क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। मतलब ये जो पार्टिकल है या जो बॉडी है b, ये क्या है? रेस्ट पर है। लेकिन अगर आप a पार्टिकल का स्लोप निकालोगे तो a पार्टिकल का स्लोप आ जाएगा, ये देखो a पार्टिकल का स्लोप आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, a की कुछ वेलोसिटी है, b की कोई वेलोसिटी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप va माइनस vb करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है। ओके, तो ये वाला ग्राफ तो नहीं हो सकता। अगर हम बात करें इस वाले ग्राफ की तो दोनों ही ग्राफ के स्लोप है, और दोनों स्लोप क्या क्या है भाई? अलग अलग है। दोनों ही स्लोप हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। मतलब हम ये बोलेंगे कि vb इज नॉट इक्वल टू va। इसका मतलब ये है कि vb माइनस va एग्जिस्ट करेगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहां भी रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। अगर आप इस ग्राफ को देखो, सेम वही केस है कि यहाँ पर जो b वाला बॉडी है क्या है भाई? रेस्ट पर है, और जो a वाली बॉडी है वो वेलोसिटी रखती है अपने पास, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ग्राफ भी नहीं हो सकता। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों ही लाइन की स्लोप क्या लग रही है? सेम लग रही है। दोनों ग्राफ की क्या लग रही है? स्लोप सेम लग रही है। तो हम बोलेंगे हमको va किसके बराबर लग रहा है? va vb के बराबर लग रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे va माइनस vb तो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू, अच्छा जैसे आप ये देखो, ये क्वेश्चन कितना अंग्रेजी में इतना बड़ा लिख कर रखा हुआ है कि अगर कोई करने जाए तो घबरा जाएगा, अरे यार ये क्या लिख दिया है। लेकिन आप करोगे जब आप इस क्वेश्चन को तो इतना रद्दी क्वेश्चन है कि क्या बताऊं मैं आपको। देखिए, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड इज ऑब्जर्व टू हैव एक्सेलरेशन गिवन बाय a इज इक्वल्स टू g माइनस bv, ओके, where g is equals to gravitational acceleration and b is a constant. ठीक है, after a long time of release it is observed to fall with a constant speed constant हो गई। the value of constant speed is, अब अगर speed constant हो गई तो acceleration क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो करो, a इज इक्वल टू g माइनस bv, आपसे v की वैल्यू पूछ रहा है तो वो कितना हो जाएगा? bv इज इक्वल टू g, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई? g बाय b। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में? नहीं, लेकिन पढ़ने से लगता है कि अरे बाप रे क्या क्वेश्चन बना दिया है, अरे रे क्या बोलना चाह रहा है अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से मुझे जहां तक याद है ये आपकी फिजिक्स की एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। A ball is bouncing elastically with a speed of 1 meter per second between walls of a railway compartment of size 10 meter. ठीक है, रेलवे कंपार्टमेंट बनाएंगे,
रेलवे कंपार्ट, अरे रे दादा, ओ दादा मोटा करो दादा, ला चलो ये है रेलवे कंपार्टमेंट, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, बॉल इज बाउंसिंग इलास्टिकली विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। बॉल है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है बिटवीन वॉल्स ऑफ रेलवे कंपार्टमेंट ऑफ साइज 10 मीटर। ये रेलवे कंपार्टमेंट है जिसका साइज है 10 मीटर, ठीक है। इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वॉल्स द ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, ये जो वेलोसिटी ऑफ बॉल आपको दी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दी है भाई, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। द ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जो ट्रेन है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी है, कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना। एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, उसने बोला कि भाई इतना सब मैंने आपको बता दिया, अब चलो ग्राउंड पे बैठ जाओ। अब चलो और चुपचाप कहाँ बैठ जाओ, ग्राउंड पर बैठ जाओ। तो मैं जाकर ग्राउंड पर बैठ गया, ठीक है ना, ओके। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड्स। आप देख कहां से रहे हो, ग्राउंड से देख रहे हो, उसने लिखा है देखो, एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको ग्राउंड से ऑब्जर्व करना है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड्स। अब यहां देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं तो अब हमें ज्ञान हो गया है ना। अब हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वापस रिलेटिव वेलोसिटी का ज्ञान लेंगे और उसके बाद यहाँ पर उसको पढ़ेंगे, ना ना ना, अब पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करने आए। ये जो बॉल है 1 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन हमको ग्राउंड से ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। वो बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड्स। देखते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में बॉल जा रही है, इस डायरेक्शन में बॉल जा रही है, और कुछ टाइम आएगा जिस टाइम पर ये जो बॉल होगी टकरा कर इस बॉल से इस डायरेक्शन में आने लग जाएगी, है ना, और ये कितनी हो जाएगी, तब भी ये 1 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी। वो बोल रहा है कि ये जो हो रहा है डायरेक्शन में चेंज, इसको 10 सेकंड लग रहा है। देखिए जरा, देखो ये तो ट्रेन के अंदर की बात है, ये ट्रेन के अंदर की बात है कि जब मैं ट्रेन के अंदर जाकर देख रहा हूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बॉल जाएगी टकरा कर वापस आ जाएगी ट्रेन के अंदर, ठीक है ना। अब जब मैं ग्राउंड पर आकर बैठता हूं तो आपको पता है कि आप मूविंग फ्रेम से उठ के ग्राउंड फ्रेम में आ रहे हो, मूविंग फ्रेम से उठ के ग्राउंड फ्रेम में आ रहे हो, और मूविंग फ्रेम क्या है, ट्रेन। तो अगर आप मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आते हो तो आप मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर देते हो। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया आप ट्रेन के फ्रेम से उठ के ग्राउंड के फ्रेम से आए हो तो ट्रेन की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर दो बॉल की वेलोसिटी में, तो 10 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा, 11 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव का। इसका मतलब ये है कि जब बॉल आगे की तरफ जा रही होगी कंपार्टमेंट में और मैं जमीन से देखूंगा तो मुझे वेलोसिटी दिखेगी बॉल की कितनी, 11 मीटर पर सेकंड की। ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो ना कि बॉल कंपार्टमेंट के अंदर है, कंपार्टमेंट खुद एक वेलोसिटी से चल रहा है, बॉल भी खुद एक वेलोसिटी से चल रही है, दोनों की स्पीड ठीक जुड़ गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव आई मतलब डायरेक्शन कहाँ है इसका, डायरेक्शन ये है, बॉल अभी कहाँ जाते हुए दिख रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है, ठीक है। अब मैंने बोला कि सुनो, जब बॉल यहां आ जाए और इस दरवाजे बोलो या इस वॉल से टकरा कर वापस जा रही होगी, तब क्या होगा, तो अभी यहां वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। फिर मैंने बोला कि ट्रेन से नहीं देखना है, आपको उठकर आना है ग्राउंड फ्रेम में, ट्रेन से उठकर आना है ग्राउंड फ्रेम में। तो आप मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आ रहे हो तो आप मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर दोगे। तो मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड इधर है और इसमें ही आप ऐड कर दोगे एज इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और पहले भी आपने यहां पर ऐड किया था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो 10 और 11 हो गया था, अब ये 10 है, ये एक इधर है तो कितना हो जाएगा, प्लस 9 मीटर पर सेकेंड। अभी भी डायरेक्शन क्या है, ये है, अभी भी डायरेक्शन क्या है, ये है। मुझे तो दिख रहा है कि भैया, मुझे तो दिख रहा है कि यहां पर जो बॉल की जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन जरूर चेंज हो सकती हो, लेकिन जमीन से जब मैं देख रहा हूं, जब मैं कंपार्टमेंट के अंदर से देख रहा हूं तो मुझे सीधे जाते दिख रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। 10 मीटर का रास्ता है, कितने सेकंड में तय कर लेगी, 10 सेकंड में तय कर लेगी, टकरा कर वापस आ जाएगी। ये फ्रेम के अंदर की बात है, लेकिन मुझे फ्रेम के अंदर नहीं बैठना, मुझे बाहर आना है, ग्राउंड पर बैठना है। जब मैं देख रहा हूं कि बॉल आगे की तरफ जा रही है ग्राउंड से, तो मुझे दिख रहा है कि 11 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रही है, और जब वो टकरा चुकी है दीवार से और ट्रेन भी आगे जा रही है, बॉल पीछे की तरफ आ रही है फ्रेम के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब मैं फ्रेम से उठकर जमीन पर आ रहा हूं तो मुझे वैल्यू मिल रही है प्लस 9 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये बॉल अब 9 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रही है। दोनों ही केस में बॉल आगे की तरफ जा रही है, मतलब इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंज नहीं हुआ है। तो ये क्या है भाई, गलत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड, हर सेकंड के बाद ये क्या हो रही है, हर 10 सेकंड के बाद स्पीड क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो आप देखो ना यार, आप ये देखो, जब आप फ्रेम में बैठे थे, ध्यान से सुनना, स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड। अब आप ये बताओ
पहले क्या थी, 11 मीटर पर सेकेंड थी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फिर 10 सेकंड के बाद 9 मीटर पर सेकंड हो गई इस डायरेक्शन में, तो स्पीड तो चेंज हो गई ना, स्पीड तो चेंज हो गई 10 सेकंड में। अरे हाँ कि ना, यहां से मैं जब देखूंगा तो भी 10 सेकंड दिखेगा, यहां से जब देखूंगा तो भी 10 सेकंड दिखेगा, टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ये बॉल 1 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रही है, 10 मीटर इसे कवर करना है, सुनना मेरी ध्यान से बात, जब मैं अंदर जाकर बैठूंगा फ्रेम पे, तो भैया फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट पर आ जाऊंगा, ये बॉल मुझे बस भागती हुई दिखेगी 1 मीटर पर सेकंड से, उसको 10 मीटर कवर करना है, तो 10 सेकंड में यहां पहुंच जाएगी, 10 सेकंड बाद ये टकराएगी और वापस मूव करने लगेगी। तो मुझे ये तो समझ में आया फ्रेम के रिस्पेक्ट में कि इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे नहीं दिख रहा कि अपनी डायरेक्शन चेंज की है। लेकिन हाँ, जब आप ग्राउंड से देख रहे हो तो आप देख रहे हो पहले स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड की थी और फिर बाद में कितनी हो गई है, 9 मीटर पर सेकेंड की, तो हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद स्पीड तो चेंज हो गई है ग्राउंड के रिस्पेक्ट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ठीक है, ओके सर, वेरी गुड, ये सही है। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल ओवर 20 सेकेंड्स इंटरवल इज फिक्स्ड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। अब देखो अगले 20 सेकंड में, देखो 10 सेकंड में बॉल यहां से यहां पहुंचेगी, जब मैं फ्रेम में जाऊंगा, फ्रेम के अंदर जब जाकर बैठ रहा हूं, ध्यान से सुनो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है 20 सेकंड में, 10 सेकंड में यहां गई, 10 सेकंड में वापस आ गई, 0 है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यहां साइड में लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है, 0 है 20 सेकंड्स में। कितने सेकंड्स में, 20 सेकंड में। 10 सेकंड में आगे गई, 10 सेकंड में वापस पीछे आ गई, तो कितना हो गया, 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। हाँ कि ना, देखिए मुझे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है ना, मुझे किसके रिस्पेक्ट में देखना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यहां पे लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना, ये आपको कितना दिया हुआ है, 0, ये आपने कितना निकाल लिया, 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालना है, ठीक है ना, माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ट्रेन चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 200 मीटर। कितना कवर कर लेगी, 200 मीटर। तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, 200 मीटर। तो यहाँ पुट कर दो कितना, 200 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 20 सेकेंड्स, तो ये कटा कितना आ गया, 2 धाम मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ बॉल ओवर एनी 20 सेकेंड इंटरवल इज फिक्स्ड। हाँ, हर अगले 20 सेकंड में यही होने वाला है, अगले 20 सेकंड में यही होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सी ऑप्शन भी एकदम सही है। डी, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज सेम एज फ्रॉम द ट्रेन। हाँ, हर जगह से एक्सेलरेशन आपको क्या दिखेगा, सेम दिखेगा, इसकी वेलोसिटी भी कोई चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो ये भी एक्सेलरेशन 0, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी क्या है, कांस्टेंट चल रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। चलिए, तो ये तीनों ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, हमने थर्ड ऑप्शन में क्या किया है, टोटल डिस्टेंस निकाला भाई। हमने ये देखा कि बॉल का क्या डिस्टेंस है, बॉल तो जा रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है उसका, 0 हो जा रहा है ना, ओके। और अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो भैया 20 सेकंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आगे चली जाएगी जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, तो मेरे लिए तो जो हमारी बॉल है उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 200 मीटर। ठीक है, तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द वन डायमेंशनल मोशन डिस्क्राइब्स x इज इक्वल्स टू t माइनस साइन टी। कुछ नहीं है, अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखना है, आंसर आपका आते जाएगा। बता रहा है वो कि बताओ क्या t की हर वैल्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, क्या t की हर वैल्यू के लिए, हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्या t की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ऐसा पूछ रहा है। तो आपको रख कर देखना पड़ेगा कि चलो t इज इक्वल्स टू, मैंने 0 पुट किया पहले मैं इसकी वेलोसिटी की तो इक्वेशन निकाल लूँ भाई। तो अगर मैं dx/dt निकाल लूँ, यानी कि v निकाल लूँ, वो कितना होगा, 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos t। ठीक है, फिर मैं अगर dv/dt निकाल लूँ, यानी कि एक्सेलरेशन निकाल लूँ, वो कितना हो जाएगा, 0 माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, तो ये हो जाएगा साइन t। अब मैं क्या कर रहा हूँ, t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ कितनी, 0।
अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ 0 पुट करूँ, टी की वैल्यू 0 पुट करूँगा, फिर मैं टी की वैल्यू π/2 पुट करूँगा, फिर मैं टी की वैल्यू पाई पुट करूँगा, और मैं टी की वैल्यू फिर 2π पुट करूँगा। ठीक है ना, आइए यहाँ पर देख लेते हैं भाई। चलिए आओ आओ भैया, अगर मैं t = 0 पुट करूं तो साइन 0 0, 0 - 0 इज 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ t की वैल्यू 0 पुट करूं तो cos 0 हो जाएगा 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अगर मैं यहाँ t की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0। आई मेरी बात समझ में? यहाँ पर जब मैंने t पुट किया कितना? 0, तो cos 0 हुआ 1, 1 - 1 हो गया 0, तो वेलोसिटी 0 आ गई। एक्सेलरेशन में मैंने जब t 0 पुट किया तो साइन 0 0 आ गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब मैंने t की वैल्यू π/2 पुट करी, π/2 मतलब कितना हो गया? साइन 91, ये कितना हो गया? 1। π/2 कितना होता है मुझे बताओ? t की वैल्यू अगर मैं π/2 पुट कर दूं, यानी कि ये हो जाएगा 3.14 / 2, यानी कि 22/7 / 2, काटा मैंने कितना हो गया? 11/7। ये 1 से बड़ी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू 1 से बड़ी आ गई। इसका क्या मतलब है कि अगर आप t की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो x > 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कुल मिलाकर। अरे नहीं, ये देखो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। नहीं ये बात समझ में? जब मैं साइन π/2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगी वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये 1 से बड़ी आएगी। 1 से बड़ी वैल्यू से -1 करूंगा तो वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाली है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर π/2 पुट कर दूं, cos 90 हो जाता है 0, क्या हो जाता है? cos 90 हो जाता है 0, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, 1 आ जाएगी ना, पॉजिटिव। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। देखो cos 90 इज 0, 1 - 0 इज 1, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर साइन 90 हो जाता है 1, साइन 90 हो जाता है 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। अब मैंने पुट करी t = π वैल्यू, पाई, t = π। चलो अगर मैं यहाँ t की वैल्यू पाई पुट कर दूं, माइनस ये कितना हो जाएगा? साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई कितना होगा? 0, 180, 0। अरे भाई साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी क्या होता है? 0 होता है, तो ये हो जाएगा कितना? 0, पाई - 0, फिर वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो t की वैल्यू अगर पाई रखते हो आप तो भी x की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। अच्छा इसमें आओ, अगर आप t की वैल्यू पाई पुट कर दो, t की वैल्यू अगर आप पाई पुट कर दो तो cos पाई हो जाता है -1, cos पाई क्या हो जाता है? -1, cos पाई क्या हो जाता है? -1 हो जाता है, पक्का? हाँ सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या आने लग गई? पॉजिटिव आने लग गई। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो साइन पाई क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक, लास्ट वैल्यू बचती है t = 2π। अब यहाँ पर आप 2π पुट करो, साइन 2π कितना होता है? 0 पे 0, पाई पे 0, 2π पे वापस 0, तो साइन 2π क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। अरे यार ध्यान से देखो ना, यहाँ 2π पुट करोगे तो साइन 2π 0 हो जाएगा, t की जगह 2π पुट करोगे तो x की वैल्यू सिर्फ 2π आएगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। यहाँ पर अगर आपने 2π पुट कर दिया, 0, cos 0 होता है 1, cos पाई होता है -1, cos 2π होता है 1, cos 2π कितना हो जाएगा? 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0, तो एक्सेलरेशन की यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब एक्सेलरेशन की बात करें, यहाँ पर अगर आप 2π पुट कर दोगे, 2π पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0, तो एक्सेलरेशन यहाँ कितना आ गया? 0। ठीक, अब जरा आ जाओ ऑप्शन में। क्या t की सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, मैंने सारी t की कैसी वैल्यूज ली है भाई? पॉजिटिव ली है। सारी t की वैल्यू कैसी ली है मैंने? पॉजिटिव ली है। क्या सारी t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है? देखो क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है? यहाँ 0 आ रहा है, कैसे 0? अच्छा t = 0, चलो हमको तो पॉजिटिव लेनी थी, यानी कि 0 से ज्यादा लेनी थी, हमने 0 ले ली, कोई बात नहीं, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। ग्रेटर देन 0 देखो, हमको t > 0 देखना है, t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है, तो चलो हमने वाला पॉइंट हटा लिया। इसको देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, पक्का 100%। यहाँ देखो, जब आप t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। हाँ सर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो एकदम सही दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको क्या करता हूँ? टिक मार लेता हूँ छोटा सा। नेक्स्ट ऑप्शन में आओ, क्या t की सारी 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है? देखो देखो, ये जो वैल्यू है t की, ये ग्रेटर देन 0 है,
ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, बट आप वेलोसिटी देखो ये तो 0 आ रही है, और यहाँ पर पूछा है, बोला है कि नहीं वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत, ये ऑप्शन हो गया गलत। अब एक्सेलरेशन के लिए आ जाओ, क्या टी की सारी ग्रेटर देन 0 वैल्यूज के लिए एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है? ये देखो ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ 0 हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। देखो ना, टी इज इक्वल टू पाई आप पुट करोगे, ये देखो टी इज इक्वल टू पाई पुट करना है, यहाँ आपने पाई पुट किया 0 आ गया, लो 0। आप तो बोल रहे हो कि नहीं भाई टी की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, लो भैया गलत हो गया ना, ये गलत है, तो आंसर क्या हो गया आपका ए। क्लियर? चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0। अच्छा, ये है पॉइंट ए और ये है आपका पॉइंट बी। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। पार्टिकल ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट ट्रैवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस मतलब मैं टोटल डिस्टेंस लेता हूं 3d, ये 1/3 बोलता है तो मैं 3d ले लेता हूं जानबूझ के, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ v0। ठीक है, तो ये 1/3 ऑफ द डिस्टेंस मैंने मान लिया, ये कितनी डिस्टेंस हो गई d, है ना। ये v0 वेलोसिटी से चल रहा है और इसको टाइम लग रहा होगा t1 मैंने मान लिया। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम। अच्छा, आधे टाइम के लिए वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, v1 वेलोसिटी से चल रहा है आधे टाइम के लिए, ठीक है ना। और आधे टाइम के लिए मतलब अलग वेलोसिटी से चल रहा है सेम टाइम इंटरवल। ये देखो भैया आधा टाइम मतलब उसने टाइम आधा आधा कर दिया, डिवाइड कर दिया इक्वली, तो मैंने दोनों जगह टाइम क्या ले लिया, t2 वेलोसिटी अलग अलग ले ली, ठीक है ना। देखो v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है। फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज, ठीक है। अब यहां पर उसने बात कर दी अपने काम की कि मीन निकालो, तो मैंने बोला मीन निकालने के लिए मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस, क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आइए टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस है 3d, टाइम की बात करें तो टाइम लग रहा है यहाँ t1 और इधर टाइम लग रहा है ट्वाइस ऑफ t2 प्लस t2, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t2। लेकिन ये कटेगा नहीं ना भाई, दिक्कत ये है कि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू कटने वाली नहीं है, कोई भी वैल्यू कटने वाली नहीं है। t1 की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ, t1 की वैल्यू क्या होगी, t1 इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है d, स्पीड कितनी थी v0, तो डिस्टेंस थी d, स्पीड कितनी थी v0, डिस्टेंस थी d, स्पीड कितनी थी v0 प्लस। अब ये t2 की वैल्यू कैसे निकालें, अब ये t2 की वैल्यू d के टर्म्स में कैसे निकाले, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ये समझो कि उसने रिमेनिंग डिस्टेंस, ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस ऑफ d है, हाँ ट्वाइस ऑफ d है, उसमें से इतना डिस्टेंस उसने इस वेलोसिटी और इस टाइम में ट्रैवल किया है, इतना डिस्टेंस उसने इस वेलोसिटी और इस टाइम से ट्रैवल किया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे, ध्यान से देखना, v1 इंटू t2 ये हो गया स्पीड इंटू टाइम, यानी कि ये डिस्टेंस के बराबर होगा, प्लस स्पीड इंटू टाइम ये भी डिस्टेंस के बराबर होगा। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मिलकर कितनी हो रही है, 2d हो रही है। अरे भाई ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है, किसके बराबर होगी, 2d के बराबर। ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, स्पीड इंटू टाइम करके, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड इंटू टाइम करके, वही मैंने किया है। ये देखो यहाँ से आप t2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d, तो यहाँ से आपने t2 की वैल्यू निकाल ली कितनी, 2d अपॉन v1 प्लस v2, लेकिन हमको t2 की जरूरत नहीं, ट्वाइस ऑफ t2 की जरूरत है, तो यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4d अपॉन v1 प्लस v2, तो ये कितना हो गया 4d अपॉन v1 प्लस v2, तो ये d कट गया। अब एलसीएम ले लो, चलो तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, v0 इंटू v1 प्लस v2, ये हो जाएगा कितना, v1 प्लस v2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ v0, और ऊपर क्या बचा हुआ है 3, ऊपर क्या बचा है 3, तो ये घूम के ऊपर जाएगा 3 टाइम्स ऑफ v0 v1 प्लस v2, 3 टाइम्स ऑफ v0 v1 प्लस v2, ठीक है, पहला ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। नीचे क्या होगा, v1 प्लस v2 4 टाइम्स ऑफ v0, v1 प्लस v2 4 टाइम्स, अरे यहाँ पे तो 12 टाइम्स हो गया, यहाँ 12 टाइम्स हो गया, नहीं 12 टाइम्स नहीं होगा, ये 4 टाइम्स होगा, कितना होगा ये 4 टाइम्स होगा, कितना होगा भैया 4 टाइम्स होगा, ठीक है 4 टाइम्स आंसर, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cars A and B are traveling in the same direction with velocities v1 and v2, ठीक है, when the car A is at a distance d ahead of car B,
अब यहाँ कार की बात हो रही है तो मैं कार बनाए बिना तो नहीं जाऊँगा भाई, कार तो मुझे बनाना ही बनाना है। ठीक, सीधा रोड बनाओ सर, सीधा रोड। ठीक, यहाँ पर कार बनाई मैंने, ये लो, ठीक है ना, ये हो गई एक कार और ये हो गई दूसरी कार। सर ये कार है कि हैट है? हमें तो हैट लग रही है। ये कार है ए, ये कार है बी, ये चल रही है v1 वेलोसिटी से और ये चल रही है v2 वेलोसिटी से। जो कार ए है वो कार बी से कितने डिस्टेंस आगे है? d अहेड। कितना डिस्टेंस आगे है? d डिस्टेंस आगे है। ठीक है, द ड्राइवर ऑफ कार ए अप्लाइड द ब्रेक प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ए। ठीक है, इसने ब्रेक लगाया और इस पर एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आ गया ए का वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, देयर विल बी नो कोलिजन व्हेन, इनके बीच में कोलिजन नहीं होगा अगर d की वैल्यू क्या हो। अगर d की वैल्यू क्या हो, मुझे ये समझ में आ रहा है। देखो एक चीज की, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट मैं लगा सकता हूं क्योंकि यहां पर दोनों ही कार चल रही हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा सकता हूं। मतलब सर, मतलब ये कि अगर VA भी उस डायरेक्शन में है, VB भी उस डायरेक्शन में, यानी कि V1 भी उस डायरेक्शन में, V2 भी इस डायरेक्शन में है, और A वाला मतलब पहली वाली कार अगर ब्रेक मारती है तो जर्र करके वो पीछे आएगी या रुकेगी, स्पीड उसकी रुकेगी, और आगे वाली कार और पीछे वाली कार आगे की तरफ जा रही है। अरे यार, आगे वाली कार ने ब्रेक मारा तो उसकी स्पीड कम हो गई, पीछे वाली कार तो वैसे भी आ रही थी तो ढम से क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, समझ में तो आ रही है। तो बोल रहा है कि बताओ इनके बीच की डिस्टेंस हम क्या रखें कि कोई कोलिजन ना हो, कि आराम से कार भी रुक जाए और वो वाली पीछे वाली कार आकर टकराए भी ना। मैंने कहा ठीक है। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये जब कार चल रही है साथ में तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का खेल है। किसका खेल है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। इट इज द खेल ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का खेल, ACH। और वो कितनी हो जाएगी? V1 माइनस V2 हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते। दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अरे भाई, वेलोसिटी ऑफ कार 1 विद रिस्पेक्ट टू कार 2, वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू कार B, V1 माइनस V2। मैं B से देख रहा हूँ भाई, B से बैठ कर देख रहा हूँ तो A वाली कार मुझे आगे की तरफ जाते हुए दिख रही है। अरे हाँ कि ना? नहीं, जब आप B पर बैठोगे तो B की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर दोगे इसमें। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये V1 माइनस V2 हो जाएगा क्योंकि V1 वेलोसिटी बड़ी है। ठीक है ना? ओके, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब मुझे पता है कि भाई क्या हो जाए? कोई कोलिजन ना हो। कोलिजन ना हो ब्रेक मारने के बाद, इसका मतलब ये है कि यार ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, अगर ये जीरो हो जाए, क्या हो जाए? अगर ये जीरो हो जाए तो कोई कोलिजन नहीं होगा भैया, ये भी रुक जाए वो भी रुक जाए। आराम से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाए? जीरो हो जाए तो इनके बीच में कोई कोलिजन नहीं होगा। अच्छा सर, तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। एक बात ध्यान से सुनना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है अप्रोच की, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप बोल रहे हो जीरो हो जाए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वो कितनी हो जाएगी? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A इंटू D। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पर रिटार्डेशन होना है, ये बात तो आपको पता है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है ना? तो A को आप माइनस सीधे लगा दो तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल्स टू D। D की वैल्यू मिनिमम इतनी हो या इससे ज़्यादा हो, D की वैल्यू मिनिमम इतनी हो या इससे ज़्यादा हो तो आपका जो कोलिजन है वो अवॉइड किया जा सकता है। D की वैल्यू मिनिमम इतनी हो या इससे ज़्यादा हो तो कोलिजन क्या हो जाएगा? अवॉइड हो जाएगा। ऑप्शन है क्या ऐसा कोई कि D शुड बी ग्रेटर देन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2A। D शुड बी ग्रेटर देन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2A। ठीक है, आ गया आंसर आपका? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t is equals to 0 and moves along the axis. The graph of velocity with respect to time is shown in the figure. What is the position of time t at 5 सेकेंड? देखो ग्राफ अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये दिस इज दी ग्राफ। आपको t is equals to 5 सेकेंड पे, t is equals to 5 सेकेंड पे, ये t is equals to 5 सेकेंड है, इस पर आपको क्या निकालना है? पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन आप कैसे निकालते हो? ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो एरिया अंडर VT कर्व आपको क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो चलो देखते हैं, हमको एरिया निकालना है भाई इस चीज़ का, इसका एरिया आपको निकालना होगा, इसका एरिया आपको निकालना होगा। चलो निकालें, निकालें, निकालो, निकालें, निकालो। चलो भाई, तो डिस्प्लेसमेंट S2 माइनस S5
S5 माइनस S0 कर देता हूँ, S5 माइनस S0 है ना। S0 का डिस्प्लेसमेंट आप t इज टू 0 पे देख रहे हो, 0 है, ठीक है ना। अच्छा तो हम लिखते हैं एरिया, एरिया कितना होगा भाई, या तो आप इसका एरिया निकाल लो, पहले इसका एरिया निकाल लो प्लस इसका एरिया कर लो, या फिर कई लोग ट्राइंगल का निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे फिर उसका निकालेंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पूरा एरिया एक बार में निकाल रहा हूँ। दिस इज एरिया A1 और दिस इज एरिया A2 फॉर मी, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे एरिया A1 प्लस एरिया A2। बताओ एरिया A1 कितना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये है भाई एक तो पैरेलल साइड ये 4 से लेके 0, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4 प्लस ये वाली साइड ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इज 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है 2 का, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। बहुत बढ़िया, 4 और 2 6, ये 2 से 2 कट गया, 4 और 2 6, 3 और 3 एकम 3, तो ये कितना हो गया 9 मीटर। आंसर कितना आ गया 9 मीटर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle starts moving rectilinearly at t is equals to 0 such that its velocity v changes with time according to the relation v is equals to t square minus t, v is equals to t square minus t। ठीक है, t कॉमन ले लिया तो t माइनस 1 लिख सकता हूँ उसको मैं, t माइनस 1 लिख सकता हूँ उसको मैं, t इंटू टी माइनस 1 लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है। द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स, द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स का क्या मतलब है, किस टाइम इंटर के लिए पार्टिकल रिटार्ड करेगा। रिटार्डेशन के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, है ना, और वो क्या होता है dv बाय dt होता है। कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 1। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। देखो कभी भी रिटार्डेशन तब होता है जब वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट क्या हो, एक्सेलरेशन हो। वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट क्या हो, एक्सेलरेशन हो। वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट क्या हो, एक्सेलरेशन हो। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। आई बात समझ में। अच्छा अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। बात पक्की है, हाँ सर बात पक्की है, बात पक्की है, हाँ सर पक्की है, ठीक है वेरी गुड। तो अगर रिटार्डेशन हो रहा है, इफ रिटार्डेशन इज देयर, इफ रिटार्डेशन इज देयर, इफ retardation is present, if retardation is present, इसका मतलब ये है कि a वेक्टर डॉट v वेक्टर शुड बी नेगेटिव, a वेक्टर डॉट b वेक्टर शुड बी नेगेटिव, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आपको नेगेटिव करना है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर दूं, a डॉट v क्या कर दूं भाई, नेगेटिव लिख दूं, क्योंकि ऑब्वियसली पता है इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव ही आएगा, तो मैंने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगा, अरे मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आएगा, पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। आप लोग ना मुझे जो ऐसे फंसाते हो ना, मैं नहीं फंसाऊंगा, आप फंस जाओगे, मैं नहीं फंसाऊंगा, आप फंस जाओगे। क्यों, अरे भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो क्या आएगा, ए वी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ए वी, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं ये बोल रहा था, इसकी जो वैल्यू आएगी उस क्या के माइनस, कुछ भी वैल्यू आए लेकिन आएगी माइनस में ही, मैं ये बोल रहा था। और ऐसा मत सोचो कि अगर कोई स्केलर प्रोडक्ट है या कोई स्केलर वैल्यू है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, हो सकती है। टेम्परेचर नेगेटिव हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोल सकते। चलो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए डॉट वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन का क्या निकाला है भाई, इक्वेशन 2t माइनस 1, और वेलोसिटी की क्या है t इंटू टी माइनस 1, टी इंटू टी माइनस 1। ये क्या आना चाहिए भाई, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा अगर मैं t बाहर निकाल लूँ कॉमन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर, लेकिन शर्त यह है कि वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। देखो मुझे पता है एक बात, तो बहुत शाना हूं मैं इस बात को लेकर कि जो t होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। टाइम जो है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। t जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप इसको ना कैलकुलेशन से अभी हटा लो, इसको आप अभी कैलकुलेशन से हटा लो, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है ना। मुझे दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, उसमें से ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको हटा लो अभी। इन दोनों चीजों का अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हो सकता है कि ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो और ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो, तभी वैल्यू नेगेटिव आएगी, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, हाँ कि ना। या फिर ये वैल्यू नेगेटिव हो पूरी और ये पॉजिटिव हो, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, हाँ कि ना। हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों नेगेटिव हो गए तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है।
तो मैंने कहा चलो पहला, दिस इज माय फर्स्ट केस एंड दिस इज माय सेकंड केस। तो मैं पहला केस कंसिडर करता हूं, मैं पहला केस कंसिडर करता हूं कि 2t माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है 2t शुड बी ग्रेटर देन 1, t शुड बी ग्रेटर देन 1/2। ये बात पक्की हुई कि नहीं हुई? हो गई सर। अगर 2t माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो t माइनस 1 क्या हो जाएगा? t माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। ये नेगेटिव होना चाहिए, मैंने लिया है, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि t की वैल्यू 1 से क्या हो जाए? कम हो जाए। अब वो बोल रहा है पहले कि t की वैल्यू हाफ से ज्यादा हो, और दूसरे में बोल रहा है कि t की वैल्यू हाफ से कम हो, 1 से कम हो। क्या बोल रहा है? t की वैल्यू 1/2 से क्या हो भाई? 1/2 से ज्यादा हो और 1 से क्या हो? कम हो। तो ये पॉसिबल है इंटरवल? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है। ये इंटरवल पॉसिबल है क्या? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है कि t की वैल्यू 1/2 से क्या हो? ज्यादा हो और 1 से क्या हो? कम हो। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए आपका पार्टिकल क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। बात समझ में आ गई? अगर आप दूसरा केस लेकर देखते, अगर आप 2t माइनस 1 को माइनस लेते, चलो ये लेकर देखते हैं, तो 2t माइनस 1 इज लेस देन 0। इसका मतलब ये है कि 2t लेस देन 1, इसका मतलब ये है कि t की वैल्यू हाफ से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा केस क्या बनता है? t माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है ना ये, देखो दूसरा केस। मैं क्या कर रहा हूँ? ये दूसरा केस बता रहा हूँ आपको, आंसर आ चुका है, फिर भी हम चेक कर रहे हैं। इससे आ जाता है t ग्रेटर देन 1। अब आप देखो, यहां बोल रहा है कि t की वैल्यू आधे से कम हो, 1/2 से कम हो, और यहां बोल रहा है 1 से ज्यादा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। t की वैल्यू ये है 0, यह है 1/2, यह है 1, यह है 1.5, यह है 2। वो बोल रहा है कि t की वैल्यू क्या हो जाए? t की वैल्यू 1/2 से कम हो जाए, मतलब इस डायरेक्शन में हो, यहां कहीं नंबर लाया करे, या फिर t की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, या नंबर यहां कहीं लाया करे, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नंबर यहां भी आ जाए, यहां भी आ जाए? हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता कि कोई नंबर 1/2 से छोटा भी हो और साथ ही साथ 1 से बड़ा भी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये गलत है, ये असम्पशन आपका गलत है। तो इंटरवल क्या आ गया? t शुड बी ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 1। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle moving with uniform acceleration has velocity v1, v2 and v3 over the successive interval t1, t2 and t3 respectively. The value of, यार इसका रिजल्ट देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप याद कर लो। याद इसलिए करने को बोला है मैंने, सुनो मेरी बात, क्योंकि ना बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है। मेरी बात समझो, याद कर लोगे, ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन दिखा तो सही है, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत करते हैं, परेशान करते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो इनिशियल वेलोसिटी u है, मान लिया मैंने, टाइम बोल रहा है t1, t2, t3, और सबसे बड़ी बात है इंटरवल है। ये t1, t2, t3 टाइम नहीं है, इंटरवल है। और ये जो वेलोसिटीज़ हैं ये एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटीज़ हैं। क्या है? एवरेज वेलोसिटीज़ है, ठीक है ना। चलो तो मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ और ध्यान से पढ़ाते हुए चलता हूँ आपको। ये पॉइंट है u, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी है u। यहाँ पर मान लो कैपिटल t1 टाइम के बाद, कैपिटल t1 टाइम के बाद आप यहाँ पहुँच गए। ये पॉइंट का नाम मैंने a दे दिया। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? u प्लस a t1 होगी। मानते हो कि नहीं मानते? अरे मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, 100%। हाँ सर 100%। अच्छा, टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो हम इसको सुनो ऐसे भी कर सकते हैं। हो ये टाइम t1 मैंने ले लिया, पॉइंट a ले लिया। तो t1 टाइम के बाद यहाँ पर क्या वेलोसिटी हो जाएगी आपके पार्टिकल की या बॉडी की? u प्लस a t1 हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगी, पक्का? हाँ सर पक्का। अच्छा, मान लो b पॉइंट पर पहुँच गया आपका पार्टिकल, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है ना। t2 टाइम हो गया, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? u प्लस a t1, u प्लस a t1 प्लस t2 हो जाएगी क्या? u प्लस a t1 प्लस t2 हो जाएगी क्या? मुझे बताओ। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ पर पहुँच के जो वेलोसिटी होगी u प्लस a, टोटल टाइम, ये इंटरवल था, टाइम इंटरवल था t1, ये था टाइम इंटरवल t2। ऐसे समझो, ऐसे समझो। यहाँ पर टाइम इंटरवल था t1, यहाँ पर टाइम इंटरवल था t2। तो t1 टाइम इंटरवल में यहाँ तक पहुँच गए, t2 टाइम इंटरवल में t1 प्लस t2 टाइम ऐड कर दिया तो यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका ये c, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u प्लस a, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3, और यहाँ टाइम कितना है भाई? यहाँ इंटरवल है t3। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। और क्योंकि वो बोल रहा है कि t1, t2 और t3 टाइम इंटरवल में आपकी एवरेज वेलोसिटी v1, v2, v3 रही है। v1 यहाँ पर वेलोसिटी एवरेज कितनी रही है? v1, यहाँ कितनी रही है? v2, और यहाँ कितनी रही है? v3। ये सब एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई? ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये क्या होगी? v1 इज नथिंग बट u, ये है मान लो भैया
इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये हो जाएगी u प्लस ए टी वन डिवाइड बाई 2। अरे भाई इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 इस टाइम इंटरवल के लिए। इस टाइम इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। ठीक, अब हम दूसरे इंटरवल में चलते हैं, वहां पर एवरेज वेलोसिटी आपको v2 दी गई है, वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल u प्लस ए टी वन प्लस u प्लस ए टी वन प्लस टी टू। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक, तीसरे वाले इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी है v3, उसके लिए यहां पर आपकी ये है इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए टी वन प्लस टी टू प्लस u प्लस ए टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तो आपके पास v1 v2 और v3 की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ रेशो निकालना है v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v3 का रेशो निकालना है। मेरी बात समझे कि नहीं? आप इसको सॉल्व करोगे, v1 माइनस v2 करना, क्या करना, v1 माइनस v2 करना और v2 माइनस v3 करना और सॉल्व करना, तो आंसर आपका आ जाएगा t1 प्लस t2 अपॉन t2 प्लस t3। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और करके आंसर लाना है t1 प्लस t2 अपॉन t2 प्लस t3। एम आई क्लियर टू यू? हाँ सर एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज t is equals to अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, द रिटार्डेशन इज। इसे आप कैसे कर सकते हैं? रिटार्डेशन की बात बोली है तो भाई ठीक है, माइनस में हम वैल्यू निकाल लेंगे। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन निकालो, लेकिन वैल्यू आपको t की दी हुई है, तो t is equals to अल्फा एक्स स्क्वायर, t is equals to अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये आपको दिया है। अब मुझे वेलोसिटी तक अगर पहुंचना है तो वेलोसिटी होती है dx बाई dt। अगर मुझे वेलोसिटी तक पहुंचना है तो वेलोसिटी होती है dx बाय dt, लेकिन मैं dx बाय dt निकालूं कैसे? अब भाई मैं पूरा इधर से लेकर जाऊँ, x कॉमन लूँ, बहुत मेहनत लगेगी, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या सोचा, dx बाय dt निकालने से अच्छा है मैं dt बाय dx निकाल लेता हूँ, ज़्यादा आसान होगा। dt बाय dx अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मैं अगर इसको इन्वर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, dx बाई dt कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। dx बाई dt को ही आप वेलोसिटी बोलते हो, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी आ गई 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा। आ गई कि नहीं आ गई देखो। लेकिन अभी भी इसका मन नहीं भरा, इसने बोला कि भाई मुझे एक्सेलरेशन निकाल कर दो। एक्सेलरेशन मैं जानता हूं क्या होता है, dv बाई dt, लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन तो x के साथ दिया हुआ है, t के साथ दिया ही नहीं है, तो मुझे दूसरा रिलेशन यूज करना पड़ेगा कि a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx भी होता है, तो मुझे dv बाई dx निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं dv बाई dx निकाल सकता हूँ? इतना सक्षम हूँ? बिल्कुल है सर। देखो 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा 1 अपॉन एक्स हो गया, इसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल एक्स मान लिया। क्या मान लिया? कैपिटल एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। अगर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है तो आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -1 हो जाएगा, एक्स की पावर -1 नहीं, और -1 आगे उतर आएगा, -1 आगे उतरेगा, एक्स की पावर -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर -2, यानी कि -1 अपॉन एक्स की पावर 2 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स की पावर 2, तो हमने इसको x माना है, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर 2 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। मल्टीप्लाइड बाय x के आगे एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे x के अंदर का, तो x के आगे का कोएफिशिएंट आप आगे लिख दोगे और कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। ये आपने dv बाई dx की वैल्यू निकाली है, देखो माइनस में आने लगी क्योंकि रिटार्डेशन पूछा है, इसलिए माइनस निकल कर आगे आने लगा है। अगर आपको एक्सेलरेशन बताना है तो एक्सेलरेशन बताने के लिए आपको v को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dv बाई dx से। ठीक है सर। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना, अच्छा v क्या है, v है 1 अपॉन 2 टाइम्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है इसको आप क्या बोलते हो बताओ, इसको आप क्या बोल रहे हो? v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, हाँ कि ना? अरे यार अगर मैं v का स्क्वायर लिखना चाहूँ, समझो, अगर मैं v का स्क्वायर लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर।
लिख सकता हूं कि नहीं? 1 का स्क्वायर वैसे भी 1 हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो मैंने पर्पल कलर से या पिंक कलर से मार्क किया है ये एक्चुअल में v स्क्वायर है? ये और कुछ नहीं है, ये क्या है? v स्क्वायर है। हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर, लग रहा है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, v को एज इट इज लिखे रहने दें और dv/dx को आप लिख सकते हो माइनस में v का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। सही लिखा? हाँ सर, बिल्कुल सही लिखा। माइनस बाहर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 2 अल्फा वी क्यूब माइनस में, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 अल्फा वी क्यूब। और ये बीटा कहाँ से आ रहा है? बीटा आ ही नहीं रहा है। देखो पहला ऑप्शन है, इन तीनों में बीटा है, इसको हटा दो, पहला ऑप्शन 2 अल्फा वी क्यूब। रिटार्डेशन बोला था इसलिए उसने माइनस नहीं लगाया है, आंसर आ गया है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ओ बोट क्रॉसेस अ रिवर, बोट रिवर प्रॉब्लम, क्रॉसिंग अ रिवर प्रॉब्लम आ गया है। अबोट क्रॉसेस अ बाप रे, क्या क्या दे दिया है। अ बोट क्रॉसेस अ रिवर फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी। अरे दादा, अरे दादा, क्या क्या दे दिया है ये। एक बोट है जो रिवर क्रॉस कर रही है फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी, पोर्ट ए टू पोर्ट बी, ठीक है। अच्छा, which are just on the opposite sides, ठीक है। the speed of the water is vw, ठीक है, and that of the boat is vb relative to still water। अच्छा, assume vb is equals to twice of vw। अच्छा 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 अच्छा, vw डिवाइड बाय vb कितना हो गया? vw डिवाइड बाय vb करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये गिवन है, ठीक है ना, ये चीज गिवन है। What is the time taken by the boat if it has to cross the river directly on the AB line? चलो डी डिस्टेंस उसको कवर करना है, क्योंकि मुझे ऑप्शन में दिख रहा है डी 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 कैपिटल, तो यहाँ पर मुझे पता है डी डिस्टेंस कवर करना है और जस्ट अपोजिट जाना है। क्या करना है भाई? जस्ट अपोजिट जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मुझे अपने स्विमर को किसी एंगल पर कुदवाना पड़ेगा या अपनी बोट को किसी एंगल पर भेजना पड़ेगा। रिवर्स में प्रॉब्लम हो चाहे बोट की प्रॉब्लम हो, इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट, इसको आपने वीबी बोला है, ठीक है। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, ऐसा मान लो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक। अच्छा, मुझे एक बात साफ साफ दिख रही है। क्या दिख रही है सर? कि जब आप वीबी वेलोसिटी दोगे अपने बोट को और एंगल से कुदवाओगे, एंगल से, अरे तो पीला ही हो गया ना, दूसरा कलर यूज़ करना पड़ेगा मुझे। दूसरा कलर कौन सा यूज़ करूँ? ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ, नहीं ब्लू। अगर आप अपनी बोट को यहाँ से थीटा एंगल पर कुदवाओगे तो उसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक तो निकलेगा वीबी साइन थीटा और एक कंपोनेंट निकलेगा ये जो होगा वीबी कॉस थीटा। शायद आपने अगर मेरे लेक्चर्स में देखा हो, वैसे तो अगर हम इसकी बात करेंगे कहाँ पे बात करेंगे? मोशन इन अ प्लेन में, सॉरी लेक्चर्स में नहीं, मैंने जब आपको क्रैश कोर्स कराया था वहाँ ये बात बताई थी, उस दिमाग में चलता रहता है, लेकिन यहाँ कहीं तो बताया है, क्रैश कोर्स में बताया है। कहाँ बताया है? क्रैश कोर्स में बताया है कि अगर आप वीबी साइन थीटा को देखो, तो ये लड़ रहा है वाटर के कंपोनेंट से। देखो ये वीडब्ल्यू से लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है? वीडब्ल्यू, देखो इस डायरेक्शन में यहाँ ले आ सकता हूँ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वीबी साइन थीटा जो है वो वाटर से लड़ रहा है, और जो वीपी कॉस थीटा है वो क्या कर रहा है? रोड क्रॉस करा रहा है। मतलब इस नाव की या स्विमर के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक कॉस वाला एक साइन वाला। साइन वाला जो कंपोनेंट है वो ड्रिफ्ट के लिए सपोर्ट करेगा, ड्रिफ्ट लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो कॉस वाला कंपोनेंट है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रोड बोल रहा हूँ, रिवर क्रॉस कराने के लिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में आएगा जब आपको मोशन ना प्लेन बता दूंगा। कोई टेंशन नहीं, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आ गया है क्वेश्चन तो नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से क्रॉस करेगा वीबी कॉस थीटा से, ठीक है। कितना डिस्टेंस चलना है उसको? डी डिस्टेंस चलना है। टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा t इज इक्वल्स टू डी डिस्टेंस अपॉन वीबी कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखें कोई भी कॉस थीटा के फॉर्म में नहीं है, तो हमको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आइए थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि वीडब्ल्यू अपॉन वीबी, ठीक है ना। वीडब्ल्यू अपॉन वीबी कितना है? 1/2 के बराबर। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। यहाँ 30 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? डी अपॉन वीबी कॉस 30 इज √3/2, तो ये आ जाएगा आंसर डी अपॉन √3, डी अपॉन ट्वाइस ऑफ डी अपॉन √3 वीबी, आ गया आंसर।
आई एम सॉरी, आपने ये क्वेश्चन अभी इस टाइप के कंसेप्ट को आपने समझा नहीं है, मुझे पता है, तो आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, मुझे क्रैश कोर्स में मैंने क्वेश्चन कराया है, तो मेरे दिमाग में था कि यार ऐसा हमने कहीं पढ़ा है, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल दिया था, लेकिन अभी आपने नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। मोशन इन अ प्लेन जैसे ही आप चालू करोगे या पढ़ोगे मुझसे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h। एक टावर बनाओ, ठीक है। A stone is dropped from the top of a tower of height h. After 1 second, another stone is dropped from the balcony 20 meter below the top. 20 meter below the top. अच्छा, अब यहाँ बालकनी भी बनाइए, अब यहाँ बालकनी भी बनाइए, बालकनी भी बना दी मैंने, ठीक है ना। एक जो स्टोन है वो यहाँ से ड्रॉप हुआ, एक स्टोन जो है वो यहाँ से ड्रॉप हुआ, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है समझेंगे जरा, ठीक है। 20 मीटर बिलो, कितने मीटर नीचे है भाई, ये 20 मीटर नीचे है, 20 मीटर नीचे है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट आप मान लो h है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 20, ठीक है। बोथ रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h। दोनों t टाइम पर पहुंच रहे हैं, दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, मतलब ये जब पहुंचेगा और ये जब पहुंचेगा तो दोनों को टाइम सेम लगा, ठीक है। तो पहले यहां पर मुझे क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को मुझे दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। पहले हाइट h के लिए, पहले हाइट h के लिए, और उसके बाद हाइट h माइनस 20 के लिए। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ भैया बात करते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने माना कि टी टाइम में आपकी जो बॉल है या आपका जो स्टोन है वो जमीन पर आ गया है, ठीक है। टी टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करके दिखा दिया, h डिस्प्लेसमेंट करके दिखा दिया। आओ लगाते हैं फॉर्मूला, माइनस h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कटा तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, 5t स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ गई, 5t स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, और जब आपने बालकनी से स्टोन को फेंका है तो 1 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 सेकंड बाद फेंका है आपने, 1 सेकंड बाद फेंका है। तो अगर ये वाला स्टोन नीचे पहुंचने में टी टाइम ले रहा है तो इसके पास कितना टाइम है, इससे 1 सेकंड कम, क्योंकि ये 1 सेकंड बाद छोड़ा गया है। आई मेरी बात समझ में? अगर इस वाले स्टोन के पास यहां पहुंचने के लिए टी टाइम है और ये वाला स्टोन इसके 1 सेकंड बाद छोड़ा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसको इसके साथ एक ही टाइम पर नीचे आना है तो इसके पास कितना टाइम है नीचे आने के लिए, t माइनस 1 सेकेंड। कितना टाइम है, 1 सेकंड कम है इसके पास t सेकंड था तो इसके पास t माइनस 1 सेकंड होगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि सेकंड स्टोन will reach the bottom in t minus 1 सेकेंड, t माइनस 1 सेकेंड, ठीक है। इस t माइनस 1 सेकेंड में उसको कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाना है भाई, h माइनस 20 का। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस h माइनस 20 का इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस कटा, ये कट गया, कितना आया, 5 आया। h की वैल्यू मैं यहाँ 5t स्क्वायर रख दूँ, h की वैल्यू 5t स्क्वायर रख दूँ, रख दीजिए सर। ft स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 5t स्क्वायर माइनस 20 इज नथिंग बट 5t स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10t। अब देखो 5t स्क्वायर गया, 5t स्क्वायर गया, माइनस 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 25, कितना हो जाएगा, माइनस 25। तो माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 10t, माइनस माइनस कटा, t की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 सेकेंड। कितनी आ गई t की वैल्यू, 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। अच्छा, लेकिन हमको तो चाहिए भैया हाइट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, हाइट की वैल्यू बताओ।
तो यहाँ t की वैल्यू पुट कर दो, तो h इज इक्वल टू 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, यानी कि 25/10 का होल स्क्वायर। तो लो भाई 5 इंटू 25/10 इंटू 25/10, 5 दूनी 10, कितना आ गया 25 25 625 डिवाइड बाय 2 इंटू 10। सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी कितनी 31.25 मीटर। यही पूछ रहा था ना, ठीक है, यही पूछ रहा था। 31.25 इज योर आंसर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े सर, बिल्कुल बढ़िए। चलिए नेक्स्ट। A crazy ball is dropped on the floor from the hand of the children from the height of 2 meter. It rebounds to the height of 1.5 meter. If the ball was in contact with the floor for 0.02 seconds, what was the average acceleration? ठीक है, तो पहले हमको ज़रूरत है एक टावर बनाने की। पहले हमको ज़रूरत है एक टावर बनाने की। ये टावर है, इससे बॉल को फेंका गया है, ये फ्लोर है भाई, ठीक है ना। बॉल को फेंका गया है, ये वो बॉल है, क्रेजी बॉल, जो बॉल होती थी ना जिसको आप फेंको रबर की तो बहुत ऊपर जाती थी, वो वाली बॉल। इसको ऊपर से छोड़ा गया है, 2 मीटर की हाइट ट्रैवल करके इसको नीचे आना है, ठीक है ना। 2 मीटर की हाइट ट्रैवल करके इसको नीचे आना है। जब ये नीचे आ रही होगी, जस्ट नीचे आ रही होगी, तब इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली कितनी है, v1 है। और जब ये आकर नीचे से टकरा गई, ये नीचे से टकराई और जब ऊपर उठी तब इसकी वेलोसिटी v1 है। और ऊपर उठ के इसने कितनी हाइट अचीव कर ली है भाई, 1.5 मीटर की हाइट अचीव कर ली है। कितनी हाइट अचीव कर ली है, 1.5 मीटर की हाइट अचीव कर ली है। तो आपसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन निकाल कर बताओ। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है। एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये v2 माइनस v1 निकालेंगे कैसे, v2 माइनस v1 निकालेंगे कैसे। देखो, जब बॉल यहां से टकरा कर उठ रही होगी ना, तब वेलोसिटी v2 होगी। क्या होगी, v2 होगी। v1 वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे यार, यहां से छोड़ा, इधर आकर वेलोसिटी कितनी होगी, ये तो हमने पढ़ा है ना कि v1 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वो होगी √2gh, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 2 मीटर। कितना आ गया, √40 मीटर, ठीक है ना। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो वेलोसिटी आई है v1 ये नीचे की तरफ है, तो आप इसको क्या लिखोगे, -40 √40 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, √40 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। ओके, अब जब टकरा कर ऊपर उठी तो उसको कितनी हाइट तक जाना है, 1.5 मीटर हाइट तक जाना है। तो आपको v2 की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी होगी, √2 टाइम्स ऑफ g इंटू किस हाइट तक उठना है, 1.5 तक। ये 0 कट गया, कितना आ गया, √30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ है, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहां पर v2 की वैल्यू आप क्या पुट कर दो, v2 की वैल्यू क्या पुट कर दो, ऊपर की तरफ v2 कितना आया है, √30 माइनस ऑफ √40, तो कितना हो जाएगा, प्लस √40, माइनस माइनस प्लस, डिवाइड बाय टोटल टाइम लग रहा है 0.02 सेकेंड, ठीक है ना। अब यहां पर आप एवरेज वैल्यू देखो, 30 का रूट अगर आप लोगे तो होगा 5 6 25 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। तो 5 और 6 के बीच की वैल्यू, ठीक है, तो आप 5 मान लो, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू लेकर रखते हैं। आप इसको देख लो, ये कितना हो जाएगा, 6 6 36 7 से 3 49, 6 और 7 के बीच की वैल्यू, तो 6 मान लो। ये 5 और ये 6, 6 5 11, 11 डिवाइड बाय 0.002, 11 डिवाइड बाय 0.002, यानी कि ऊपर मैं 0 लगा दूँ 2, 1100, तो कितना आ जाएगा, 550 समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 550 समथिंग। तो अब आप 4 ऑप्शन देखो, एक 544.5 है, नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो हमने वैल्यू ही कम ली है और 550 आंसर आ गया है ना, ये नहीं हो सकता। एक वैल्यू है 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता है ना, पॉइंट ही वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से 589.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर। ये हमने जुगाड़ मोटा मोटा लेकर किया है। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम दिस। अच्छा, आपको डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है, तो x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब, ये दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो अगर हम बात करें रेस्ट पर, इसकी पोजीशन क्या है, अगर हम t इज इक्वल्स टू देखें तो t इज इक्वल्स टू 0 पे x की पोजीशन, मतलब पार्टिकल की पोजीशन क्या है, x की वैल्यू क्या है, तो वो है 40। देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ बैठा है, x इज इक्वल्स टू 40 पर, ठीक है ना। यहां से वो मोशन स्टार्ट करेगा, वो बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पर आना है पार्टिकल को, मतलब वेलोसिटी 0, रेस्ट बोल दिया मतलब वेलोसिटी क्या, 0, रेस्ट का मतलब क्या, वेलोसिटी 0। अब यार वेलोसिटी निकाले कैसे, तो dx बाई dt कर दो,
dx बाई dt किया तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर, यही आएगी। इसको इक्वेट टू 0 कर दो क्योंकि आपको रेस्ट पर आना है, क्योंकि आपको रेस्ट पर आना है। तो रेस्ट पर आप किस टाइम पर आ जाओगे, 12 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 चौको 12, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर आपका पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। ओके, तो मैंने बोला अच्छा t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में जब t 0 था तो पार्टिकल 40 पे था, तो अगर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर मैं देखना चाहूं तो कहां पहुंच गया है पार्टिकल, जरा पता करो। तो x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, 40 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 2 का क्यूब 8, कितना हो जाएगा भाई ये, 24 में से 8 गए, 24 में से 8 गए, ठीक है, ये हो जाएगा 8 6 14 16, 14 प्लस 16 इज 56 मीटर। तो x की वैल्यू जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो कितनी हो गई, 56 मीटर हो गई, और जब टाइम 0 था तो उसकी पोजीशन 40 मीटर थी, है ना। तो कितना डिस्टेंस मूव कर चुका है, अगर वो 40 से उठ के 56 पर आ गया है, कहाँ बैठा था, t इज इक्वल्स टू 0 पे, वो x इज इक्वल्स टू 40 पे बैठा था, यहाँ बैठा था, और t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वो यहाँ आ गया है x इज इक्वल्स टू 56 पे। तो मुझे बताओ कितना चला होगा, 56 माइनस 40 यानी कि 16 मीटर। नहीं, आंसर कितना आना चाहिए, 16। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट अ मेट्रो स्टेशन अ गर्ल वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर। यार ये क्वेश्चन तो हमने किया है, ये तो हमने लेक्चर में ही किया है, ये क्वेश्चन हमने लेक्चर में किया है। इसका आंसर आएगा T1 T2 अपॉन T2 प्लस T1। आपने किया होगा, बिल्कुल ये होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि मैं लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये बनना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अरे यार ये तो फिर वही बात हो गई। If rebounds to a height of 2.5 meter, if the ball is in contact with the floor for 0.0 second, average acceleration। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए सेम क्वेश्चन, यहाँ 2 मीटर था, वहाँ 10 मीटर है, यहाँ 2 मीटर था, वहाँ 10 मीटर है, और यहाँ 1.5 मीटर था, वहाँ कितना है, 2.5 मीटर है। सेम वही कंसेप्ट, एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालना है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अ शटल कॉर्क hitted upward from a badminton racket with a velocity of 50 meter per second, अच्छा, एक शटल कॉक है भाई, शटल कॉक है, क्या ये शटल कॉक है, इसको मारा और इनिशियल वेलोसिटी इसको कितनी दी है भाई, इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है 50 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। अच्छा, और ये क्या कर रही है, 3 मीटर कवर कर रही है लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। मतलब ये अपवर्ड जर्नी करने लगी और लास्ट सेकेंड में, मतलब टीएथ सेकेंड में कितना मीटर कवर कर रही है, 3 मीटर कवर कर रही है। कौन, ये शटल, ठीक है, ओके। इफ द सेम शटल कॉर्क इज हिटेड अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। अब बोला कि भाई इसको मैं क्या कर रहा हूं, अब 200 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा हूं, तो बताओ ये अपने लास्ट सेकंड में कितना जर्नी करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। मैंने कहा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हमको पता है th जर्नी, यानी कि लास्ट सेकंड की जर्नी में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है u प्लस a बाई 2n माइनस 1, और यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको क्या लेना है, -g लेना है, ठीक है। तो th सेकंड में, लास्ट सेकंड में शटल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 मीटर का। इनिशियल वेलोसिटी जब कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड। ए की वैल्यू कितनी थी, -g यानी कि -10/2, ठीक है ना। एन की वैल्यू कितनी है, t -1, यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो तो निकालते हैं। यहाँ 3 मीटर की जगह मैं सिर्फ 3 लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज ना हो आप। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 6, ये हो गया 100, ये हो गया -10, 2t -1। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 इज इक्वल टू 100 माइनस 20t प्लस 10, ठीक है ना। तो 20t इधर रहने दो, 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 20t इज इक्वल टू 110 माइनस 6, सही किया है कि नहीं किया, 110 माइनस 6 इज 104। तो 20t इज इक्वल टू 104, तो t की वैल्यू कितनी आने लगी भाई, 104 डिवाइड बाय 20, ठीक है ना। अब इस t की वैल्यू को आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है।
इस t की वैल्यू को आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। आओ आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड कर दो और फिर डिस्टेंस निकालो कितनी ट्रेवल होती है लास्ट सेकंड में। तो s tth सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 200 मीटर पर सेकंड माइनस 10/2 2 टाइम्स ऑफ t की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली 104/20 माइनस 1, ठीक है ना, ये 2 से कट गया 10, कितना आ गया 10.4। चलिए वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 10/2 ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 10.4 माइनस 1, 10.4 माइनस 1, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 200 माइनस 1/2 बाहर रहने देता हूँ, 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 104, ये हो जाएगा कितना 104 माइनस 10, तो 104 माइनस 10 इज 94 डिवाइड बाई 2, 200 माइनस 94 डिवाइड बाई 2, 2 चौको 8 बचा 1, 2 सत्ते 14, तो 200 माइनस 47, 200 माइनस 47 इज 153 मीटर, 153 मीटर। तो बस जब आप उसको 200 मीटर पर सेकंड से हिट करोगे तो लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 153 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक बलून है जो ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट रीचेस द ग्राउंड इन 8 सेकंड। यहां से एक स्टोन को छोड़ा गया है, जो ग्राउंड पर पहुंच जाता है कितनी देर में, स्टोन को छोड़ा गया है जो ग्राउंड पर पहुंच जा रहा है कितनी देर में, 8 सेकंड में, 8 सेकंड में, ठीक है ना। द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। जैसे ही आप बलून को छोड़ोगे, बलून के पास खुद की एक इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कितनी होगी 30 मीटर पर सेकंड के बराबर। इस पे एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ क्योंकि अब आपने इसको बलून से छोड़ दिया है बाहर की तरफ, है ना। तो हम देखते हैं कि भाई ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। अगर इस बलून के पास, इस स्टोन के पास ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, नीचे पहुंचने में इसको कितना लग रहा है 8 सेकंड लग रहा है, तो कितनी हाइट ये कवर करेगा। आइए निकालते हैं इक्वेशन से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। अब आपको पता है s की वैल्यू आपको निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको ऊपर की तरफ दिया है तो प्लस 30, टाइम कितना दिया है 8 सेकंड, माइनस हाफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी नीचे की तरफ इंटू t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना। s इज इक्वल टू 240 माइनस एक 5 कट गया, कितना बचा 5 चौको 20 की शून्य हासिलाई 2, 5 चौके 20 की शून्य हासिलाई 2, 5 चौके 30 और 2 32, सही किया है। 240 माइनस 320 मीटर, तो ये 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 80 मीटर, यानी नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया है टोटल कितना, स्टोन ने 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है। अच्छा, तो वो पूछ रहा है द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। बलून की हाइट कितनी होगी जब स्टोन को छोड़ा गया होगा 8 सेकंड में, जब वो नीचे पहुंच रहा था। 8 सेकंड बाद नहीं पहुंच रहा, जब छोड़ा गया था तब बताओ कितना होगा। तो जब छोड़ा गया था तो डिस्प्लेसमेंट आप देख लो कितना आ रहा है 80 मीटर, ठीक है ना। 8 सेकंड बाद नहीं, जब छोड़ा गया था तब कितना आ रहा है 80 मीटर। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f। अच्छा, एक्सेलरेशन को f बोल दिया। एक तो यार ये बड़ा परेशान करते हैं, एक्सेलरेशन को इन्हें f बोल दिया है। एट टाइम t गिवन बाय 1 माइनस टी बाय टी। अच्छा, f जो है वो कैसा गिवन है 1 माइनस स्मॉल टी बाय टी। अच्छा, f नॉट भी है एक आगे। रिलेशन जो है, रिलेशन ऐसा है भाई देख लो, f इज इक्वल्स टू f नॉट 1 माइनस स्मॉल टी बाय टी, ठीक है ना। वेर f नॉट एंड t आर कॉन्स्टेंट्स बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0। t नहीं, ये कैपिटल T होगा, कैपिटल T। f नॉट और t जो कैपिटल T है ये कॉन्स्टेंट्स है बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 एंड एट दैट इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी vx इज। अच्छा यार, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये और कुछ नहीं दिया है, ये क्या दिया है एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक्सेलरेशन निकाल कर बाद में उसकी वैल्यू f कर दूं तो चलेगा? नहीं सर, आप ऐसे ही कर दो। चलो ऐसे ही करते हैं। मुझे पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt के बराबर होता है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन को f बोला है तो हम बोलेंगे f इज नथिंग बट dv बाई dt, और f की वैल्यू आपको ये दी गई है, ध्यान रखना। तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, dv इज इक्वल्स टू f dt, इंटीग्रेट कर दूं। अगर t की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी क्या है 0 है। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट एक्चुअल में यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है,
जब t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और जब t की वैल्यू t होगी, और जब t की वैल्यू t होगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा v, यहाँ पर देखो f की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, f नॉट 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T इंटीग्रेशन dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। ठीक है ना, ओके। तो v इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे भाई इसको, f नॉट को आप बाहर निकाल लो, इसका इंटीग्रेशन होगा t, ठीक है ना, लिमिट चढ़ेगी इसमें कितनी, 0 से लेके t तक, माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल टी, इसकी लिमिट चढ़ेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो v इज इक्वल्स टू एफ नॉट, ब्रैकेट के अंदर ये कितना हो जाएगा, t माइनस 0 माइनस 1 बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल टी, मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। आई बात समझ में, चलिए वेरी गुड। तो v इज इक्वल्स टू एफ नॉट, अंदर क्या बचा, t माइनस 1/2t, ब्रैकेट के अंदर t स्क्वायर। ठीक है ना, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, v इज इक्वल्स टू एफ नॉट, ब्रैकेट के अंदर t माइनस t स्क्वायर बाय 2t। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन में आगे कुछ और बोला है where f naught and t are constant between t is equals to 0 and the instance when f is equals to 0, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ। यार ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, इसको अगर मैं 0 कर दूं, पेन बदल रहा हूं, ध्यान से देखना, पेन चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ से, वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन यानी कि f क्या कर दो, 0 कर दो। तो मैंने जैसे ही ये 0 किया तो 0 इज इक्वल्स टू एफ नॉट, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T बचा, हाँ सर बचा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब t बाय कैपिटल T किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, यानी स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर आ गई। तो अब आप क्या करो, जब एक्सेलरेशन 0 है तो टाइम की वैल्यू कैपिटल T के बराबर है, इसको यहाँ पर लाकर पुट कर दो और वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो। आओ निकालते हैं, v इज इक्वल्स टू एफ नॉट, ब्रैकेट में स्मॉल t की वैल्यू किसके बराबर है भाई, कैपिटल T के बराबर है। देखो कैपिटल T माइनस कैपिटल T का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल T, ये कट गया, कितना बचा, t माइनस टी बाई टू इज टी बाई टू, t माइनस टी बाई टू इज टी बाई टू, तो कितना आ गया, हाफ एफ नॉट इंटू टी, हाफ एफ नॉट इंटू कैपिटल T। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना था, बस उसने कंफ्यूज कर दिया आपको एक्सेलरेशन को f बोल के, आप कंफ्यूज हुए नहीं, आपने इंटीग्रेशन किया, वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, लेकिन अब आपको t की वैल्यू रखना है। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसने एक हिंट दे दी कि एक्सेलरेशन जहां 0 हो रहा है उसी टाइम पर वेलोसिटी निकालो। तो मैंने एक्सेलरेशन 0 कर दिया, t की वैल्यू मुझे कैपिटल T के बराबर निकली, मैंने यहाँ पर t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर पुट की और आंसर मेरे पास आ गया हाफ एफ नॉट इंटू टी। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 3। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, ठीक है ना, आपको जाना है गूगल पर और टाइप करना है magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, जिसका वेब पेज आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितना कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो यहाँ पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। बस ये है कि यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें हैं। अब मन किया कि आप नीट के स्टूडेंट हो तो आपने नीट पे क्लिक किया, जैसे ही आपने नीट पे क्लिक किया तो जो भी नीट का कंटेंट अवेलेबल है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका मन है फिजिक्स देखने का तो आप फिजिक्स पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप फिजिक्स पर क्लिक करेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट एक के बाद एक आपको देखने को मिल जाएगा। लेक्चर के बाद डीपी का सोल्यूशन, ठीक है ना। अब आपका मन है कि चलो लेक्चर को खोल के देखते हैं, तो आप लेक्चर पे क्या करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। किस पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा, है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में आपसे थोड़ा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आप हमसे आते हैं। वो क्यों, क्योंकि हमारा मोटिवेशन उससे हाई रहेगा। और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, और जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को शेयर करके उस लेवल तक कि हर किसी को पता हो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नीट और जेईई की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है, साथ ही साथ क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।